वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड एक बहुत फेमस मूवी है। इस पिक्चर का नाम है द इमिटेशन गेम। इस मूवी में दिखाया है कि कुछ ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स ने जब जर्मन्स का एनिग्मा कोड ब्रेक कर लिया तो उसके बाद वो जानबूझ के अपने कुछ लोगों को मरने दे रहे थे ताकि ये बात पता ना चले जर्मन्स को कि उन्होंने जर्मन्स का ये कोड ब्रेक कर लिया। मैं अभी वो सीन प्ले करता हूँ और साथ में आपको समझाऊंगा। You can't tell him about the attack. What are you talking about? We can have air support over that convoy in 10 minutes. Let the U-boat sink the convoy. Look, it's been a big day. Maybe you're suffering from a bit of I shock. Don't have time for... That's enough! Stop, you! यहाँ पे एलन ट्यूरिंग कह रहा है कि हाँ, उन यू बोट्स को अपनी कुछ शिप्स को डुबाने दो, और इसी वजह से गुस्सा होके उसके साथी ने उसको इतनी जोर से पंच किया। तो ये स्पेसिफिक इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मुझे आइडिया इसलिए आया क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने एक कमेंट में कहा था कि क्या जानबूझ के ब्रिटिश लोग अपने लोगों को मरने दे रहे थे ताकि वो एनिग्मा कोड को जो उन्होंने ब्रेक कर दिया है उस बात को प्रोटेक्ट कर सके। शॉर्ट में आपको आंसर दूंगा, नहीं, ऐसा ब्रिटिश लोग नहीं कर रहे थे। वो जानबूझ के अपने लोगों को नहीं मार रहे थे। तो ये तो बहुत शॉर्ट में आंसर हो गया कि ब्रिटिश लोग जानबूझ के अपने लोगों को नहीं मार रहे थे। क्यों ये बात हुई, क्यों इस एनिग्मा कोड को ब्रेक करने के बाद लोग ऐसा कह रहे थे कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, इसके बारे में समझने के लिए थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 2 जहाँ से स्टार्ट हुआ था, यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था 1939 में सितंबर के महीने में, और पूरा ये वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप में चला था 1945 में मई तक। अब इस पूरी लड़ाई के दौरान, ये इतने 6 साल तक लड़ाई चली थी ऑलमोस्ट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी बैटल्स हुई थी, जैसे कि डी-डे की लड़ाई हो गई, जैसे कि स्टालिनग्राड हो गया, बैटल ऑफ बर्लिन हो गया। तो जितने भी बैटल्स हुए थे उनमें एक बहुत सेट ऑब्जेक्टिव था, आपको एक शहर को बचाना है या कैप्चर करना है। बट एक और लड़ाई थी वर्ल्ड वॉर 2 की, जो पूरे वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे बड़ी लड़ाई थी, जो बहुत सालों तक चली। वो लड़ाई थी बैटल ऑफ द अटलांटिक। ये शुरू हुई थी 3 सितंबर 1939 को, उसी दिन जिस दिन ब्रिटेन ने वॉर डिक्लेयर किया था जर्मनी के ऊपर। उस दिन ही ऑफिशियली स्टार्ट हुई और ख़त्म भी उसी दिन हुई जब जर्मनी ने 8 मई साल 1945 को सरेंडर पे साइन कर दिया। तो इतने लंबे, जितना लंबा वर्ल्ड वॉर 2 था यूरोप में, उतनी लंबी ये लड़ाई चली थी। ये लड़ाई लंबी इसलिए चल रही थी क्योंकि अगर आप मैप देखें ब्रिटेन का तो आप साफ पता चलेगा आपको कि साफ आसपास जो है ब्रिटेन पानी से घिरा हुआ है, और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो जब 1940 में जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जर्मनी का था कि ब्रिटेन को हराना है। उनका ओरिजिनल प्लान ये था कि एक बार फ्रांस को हरा देंगे तो ब्रिटेन अपने आप आएगा संधि करने के लिए, वो हमसे आगे लड़ाई नहीं करेगा। बट 1940 में फ्रांस के हारने के बाद जब ब्रिटेन के एक नए प्राइम मिनिस्टर बने विंस्टन चर्चिल, उन्होंने साफ मना कर दिया कि कुछ हो जाए ब्रिटेन लड़ाई करेगा, वो संधि की बात नहीं करेगा जर्मनी के साथ। चलिए, विंस्टन चर्चिल ने कह तो दिया कि हम हार नहीं मानेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ाई करेंगे जर्मनी से। पर आप ये कह भी तब सकते हैं जब आप जानते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से मदद मिलती रहेगी। और यहाँ पे ब्रिटेन को जो मदद कर रहा था इस समय, वो था अटलांटिक महासागर के दूसरी तरफ अमेरिका। एक तरह से बिग ब्रदर था उस समय वो ब्रिटेन का। ब्रिटेन क्योंकि पानी से घिरा हुआ है, उनके पास छोटा सा वो कंट्री है, उनके पास इतना सामान नहीं है, इतना कच्चा पदार्थ, इतना खाने पीने का सामान, यहाँ तक कि कपड़े लत्ते भी उनके पास इतने नहीं थे कि अगर कॉन्स्टेंटली जर्मनी अटैक करता रहे तो अपने आप में वो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते थे। उनको ज़रूरत थी दूसरे देशों से मदद की, और स्पेशली अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है और बहुत दूर है वो यूरोप से, बहुत अटलांटिक महासागर है बीच में। तो इसकी वजह से अमेरिका एक तरह से इम्यून था अटैक्स के अगेंस्ट। तो अमेरिका के पास इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वो कॉन्स्टेंटली हेल्प कर सकती थी ब्रिटेन को, और यही वो कर भी रही थी। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ तो था यूरोप में, बट अभी अमेरिका वॉर में एंटर नहीं किया था, अमेरिका न्यूट्रल था। बट फिर भी अमेरिका साजो सामान, कपड़े लत्ते, खाने पीने का साबुन, तेल साबुन, हर चीज़ उस समय वो लोग ब्रिटेन को सप्लाई कर रहे थे। और सप्लाई कैसे कर रहे थे? जहाज़ों के थ्रू, शिप्स। और यहाँ पे आती है बैटल ऑफ अटलांटिक की सिग्निफिकेंस। क्यों ये लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट है? जर्मन्स भी बात जानते थे कि वो लोग ब्रिटेन को हरा इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि लगातार अमेरिका से उनको, ब्रिटेन लोगों को हेल्प मिल रही है, उनके पास इतने सारे जहाज़ आ रहे हैं। तो अमेरिका से जहाज़ चलते थे, और एक दो नहीं, 20, 25, 40, 50 जहाज़ भी एक साथ चलते थे। और ये जो 50 जहाज़ एक साथ चल रहे हैं, इनको वो कॉन्वॉयस कहते थे। तो ये कॉन्वॉयस चल रहे हैं अमेरिका से, और पूरा अटलांटिक महासागर क्रॉस करके पहुँचते थे वो लोग ब्रिटेन में। तो ये जो इतना जो लंबा रास्ता है अटलांटिक महासागर का, जर्मन्स का प्लान ये था कि इस पूरे रास्ते में कहीं पे हम इन कॉन्वॉय पे अटैक कर दें, और ये जो शिप्स जा रही हैं, मान लीजिए 50 शिप जा रही है एक साथ,
उसमें से हमने 10 को डुबा दिया, कर 15 को डुबा दिया, तो कम कम सामान पहुंच पाएगा और धीरे धीरे करके इस तरह से ब्रिटेन लोग हार मान ही लेंगे। तो इसी स्ट्रैटेजी को एक्चुअली अंजाम देने के लिए जर्मन नेवी के जो यू बोट फ्लीट जो थी उनके जो कमांडर थे, उनका नाम था कार्ल डॉनिट्ज। तो उन्होंने एक नई तरह की प्लानिंग की। उन्होंने कहा कि हम एक यू बोट को, 2 यू बोट को नहीं भेजेंगे, हम एक साथ बहुत सारी यू बोट्स को कुछ अटलांटिक महासागर में कुछ एरियाज में तैनात रखेंगे, और जब हमको पता चलेगा कि यहाँ से कॉन्वॉय गुजरने वाला है तो उस पोजीशन पे हम अपनी यू बोट्स को एक साथ भेजेंगे। एक साथ इतनी सारी यू बोट जब अटैक करेंगी इस कॉन्वॉय के ऊपर तो बहुत सारी शिप्स को हम डुबा सकते हैं। तो ये जो उनका इतने ग्रुप में अटैक करने का जो प्लान था, इसको कहते हैं द वुल्फ पैक। अब आप एक मिनट के लिए इमेजिन करिए कि आप उस टाइम के एक जर्मन यू बोट के कमांडर थे। आप यू बोट के अंदर बैठे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है अटैक करने। तो ऐसा तो है नहीं कि एक पेपर पे लिख के उन्होंने पढ़ दिया कि हाँ आपको यहाँ पे जाना है, ऐसा तो होता नहीं। मिलिट्री कम्युनिकेशन कोडेड होता है, ताकि अगर आपने जब कोडेड इन्फॉर्मेशन भेजी और बीच में उस मैसेज को किसी ने इंटरसेप्ट किया, किसी ने उस मैसेज को बीच में पढ़ने की कोशिश की, तो उसको कुछ समझ में ही ना आए, इसलिए हर मिलिट्री कम्युनिकेशन को कोड किया जाता है। तो उस टाइम भी जो जर्मन्स जिस कोड को इस्तेमाल कर रहे थे अपने मैसेजेस को छुपाने के लिए, कोड करने के लिए, उसको वो लोग कहते थे द एनिग्मा कोड। और ये जो कोड था इसको एनिग्मा मशीन बना रही थी, और इसी एनिग्मा मशीन की वजह से जर्मन्स के जो कोडेड मैसेजेस थे वो इतने मुश्किल हो रहे थे ब्रिटिश लोगों को ब्रेक करने के लिए। और यही इस पिक्चर में भी दिखाया है कि ब्रिटिश लोग बहुत डेस्परेट थे एनिग्मा कोड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि उनको पता करना था कि कहाँ कहाँ पे जर्मनी की यू बोट्स रहेंगी। अब हम बात करते हैं इस मूवी की, द इमिटेशन गेम। इसमें दिखाया गया है कि एलन ट्यूरिंग ने पहले एक मशीन बनाई जिसको क्रिस्टोफर कहता है, और उस मशीन को बनाने के बाद एक दिन उसको आइडिया आया और उसने ये कोड ब्रेक कर दिया। रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था। 1939 में ही कुछ पोलिश क्रिप्टोग्राफर्स थे, ब्रिटिश नहीं पोलिश, जिन्होंने एनिग्मा कोड का जो ओरिजिनल वर्जन था उसको क्रैक कर लिया था, और उन लोगों ने एक मशीन बनाई थी इस कोड ब्रेकिंग के लिए जिसको वो द बॉम्बा कहते थे। उसी मशीन से इंस्पायर होके एलन ट्यूरिंग ने अपनी मशीन जो बनाई उसको उन्होंने द बॉम्ब नाम दिया। तो ऐसा नहीं था कि पूरा जो कॉन्सेप्ट था, पूरा जो आइडिया था वो एलन ट्यूरिंग का ही था, ये ऑलरेडी हो चुका था। एलन ट्यूरिंग ने उस आइडिया को इम्प्रूव किया, उसको बेहतर किया। तो पहली तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये कि इस मूवी में दिखाया गया है कि एलन ट्यूरिंग और उसकी जो टीम थी, जब वो किसी कोड को ब्रेक कर लेते थे तो वो खुद से डिसाइड कर रहे थे कि हमको कौन सी इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचानी है अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास और कौन सी इन्फॉर्मेशन हम होल्ड कर लेते हैं, हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। दरअसल असलियत में क्या होता था, जब आपने कोई कोड ब्रेक किया तो उसको आपको अपने सीनियर बंदे को भेजना है, और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही थे ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट में और ब्रिटिश मिलिट्री में जिनके पास ये अधिकार था कि जो वो कोड ब्रेक होके आ रहे हैं उनको वो पढ़ सकें। अब आप इमेजिन करो कि आप उस टाइम के ब्रिटिश मिलिट्री के एक सीनियर कमांडर हो, आपके पास ये मैसेजेस आए, उस मैसेज में लिखा हुआ है कि हाँ यू बोट की पोजीशन ये है और ये इस कॉन्वॉय पे अटैक करने वाली है। अब आप तुरंत अपनी शिप्स को मूव नहीं करवाओगे, आप तुरंत अपनी शिप को नहीं बोलोगे कि यहाँ पे अटैक आने वाला है, आपको सतर्क रहना है, नहीं, आप पहले एक कवर स्टोरी डेवलप करोगे। आपका ये काम होता था कि आपको डिसाइड करना था कि आपको झूठ एक बनाना है ताकि जर्मन्स को पता ना चले कि उन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने ये एनिग्मा कोड को ब्रेक कर लिया है। इस बात को छुपाने के लिए जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक झूठ स्टोरी बनाने के लिए, एक झूठ सोर्स दिखाने के लिए कि हमको ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये कोड ब्रेक करके नहीं मिली है, हमको इसलिए मिली है क्योंकि हमने फलाना ढिमका कुछ काम कर लिया। और ये जो झूठ स्टोरीज बनाते थे, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप वो मिलिट्री कमांडर हैं जिसको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि हाँ यहाँ पे यू बोट की पोजीशन है। अब आप जानबूझ के अपने कुछ प्लेस को उसी एरिया में भेज दोगे ये बोलने के लिए कि तुम जाओ और चेक करो कि वहाँ पे कुछ यू बोट्स तो नहीं है। अब चाहे आपके प्लेस जा रहे हैं कि नहीं, बट आपने वो ऑर्डर दे दिया है, और उस ऑर्डर को जब वो ट्रांसमिट करते थे ब्रिटिश लोग, तो उस ट्रांसमिशन को जर्मन कोड ब्रेकर्स इंटरसेप्ट करते थे, और उनको पता चलता था कि अच्छा जो हमने यू बोट्स को अपनी भेजा था अटैक करने के लिए, वो अटैक सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारी यू बोट्स की पोजीशंस एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट ने नोट कर ली थी और उन्होंने बता दिया था, और इस वजह से उन्होंने अपनी शिप को बचा लिया। उनको पता ही नहीं चल रहा था जर्मन्स को कि ये जो प्लेन्स की जो स्टोरी है या फिर वो कुछ और झूठ कवर स्टोरी बना रहे थे। प्लेन का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, वो सब झूठ है, वो एक्चुअली इस कोड को ब्रेक कर चुके थे। तो सारा जो गेम था वो ये था कि जो भी अल्ट्रा इंटेलिजेंस आ रही है, मतलब
उस कोड को ब्रेक करके जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस पर ऐड करने से पहले हमको एक झूठ कवर स्टोरी बनानी है जर्मन्स के लिए, ताकि उनको कभी पता ही ना चले कि हम इस कोड को ब्रेक कर चुके हैं। पर इस मूवी ने, इमिटेशन गेम ने, इस बात को बहुत हवा दी कि ब्रिटिश लोग जानबूझ के अपने ही लोगों को मरवा रहे थे ताकि इस कोड को जो ब्रेक कर दिया उन लोगों ने उसके बारे में दुनिया को पता ना चले। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया इस मूवी का, बट इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जानबूझ के अपने लोगों को मरवा रहे थे। ये बात है साल 1940 की। वो टाइम था जब जर्मन एयरफोर्स, उनकी लुफ्टवाफे अभी बहुत स्ट्रांग थी और वो फ्रांस से अपने प्लेन्स को टेक ऑफ करवा के बहुत सारे इंग्लैंड के इंपॉर्टेंट शहरों पे बॉम्बिंग करवा रहे थे। उन्होंने 1940 में ही लंदन पे एक बहुत ज़बरदस्त बॉम्बिंग करवाई थी जिसको वो द ब्लिट्स कहते थे, तो वो बहुत ही खतरनाक था। उसके अलावा 14 नवंबर को 1940 को ही बहुत सारे बॉम्बर्स भेजे यहाँ से, फ्रांस से जर्मनी ने, और ये बॉम्बर्स जाके उन्होंने कोवेंट्री पे बहुत सारे बॉम्ब्स गिराए। कहते हैं कि 33,000 से ज़्यादा इंसेंडियरी बॉम्ब्स गिराए थे। इंसेंडियरी बॉम्ब्स आग लगाते हैं, तो आप सोचिए इतने सारे बॉम्ब्स गिरा दिए तो कितनी तहस नहस, कितनी तबाही मची होगी, और ये हुआ था। इस घटना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि विंस्टन चर्चिल ने जानबूझ के, ये जानते हुए भी कि कोवेंट्री में अटैक होने वाला है, उसने अपनी जनता को आगाह नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जर्मन्स को पता चले कि उन लोगों ने ये एनिग्मा कोड को ब्रेक कर लिया है। ये बात भी सच नहीं है। हालांकि विंस्टन चर्चिल को ये पता चल गया था एक दिन पहले, लगभग 1.5 दिन पहले, कि एक बड़ा जर्मन अटैक होने वाला है, एक एयर रेड होने वाली है, पर उनको ये पता नहीं था कि किस एरिया में होगा एग्जैक्टली। उनके पास कुछ ऑप्शंस थे कि उनको लग रहा था या तो लंदन में होगा क्योंकि लंदन ऑब्वियसली राजधानी थी, तो बड़ा शहर था वो। उसके अलावा उनको लग रहा था कि थेम्स वैली में हो सकता है या फिर एसेक्स के एरिया में हो सकता है, और उसमें कोवेंट्री भी एक था। तो उनको था कि 4-5 लोकेशंस हैं। लंदन में चांस ज़्यादा है क्योंकि राजधानी है, वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, तो लंदन को उन्होंने तैयार रखा था। कोवेंट्री में भी जितना वो कर सकते थे उन्होंने उसको उतना प्रोटेक्ट किया था। ये वो ज़माना था जब ग्राउंड बेस्ड रडार अभी पैदा नहीं हुआ था, उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो इस वजह से अगर कोई जर्मन एयर रेड आ भी रही है तो वो लास्ट मोमेंट पे थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं, बाकी वो कुछ कर नहीं सकते थे उसको रोकने के लिए, उससे बचने के लिए। इतने शॉर्ट नोटिस पे वो उस शहर को इवैक्यूएट भी नहीं करा सकते कि सब लोगों को निकलवा दें वहाँ से। तो इस वजह से ये जो बात है कि विंस्टन चर्चिल को पता था कि कोवेंट्री पर अटैक होने वाला है और उसने लोगों को नहीं बचाया, ये बात भी सच नहीं है। ओवरऑल ऐसा नहीं था कि एनिग्मा कोड को जो उन्होंने ब्रेक कर लिया था, उस बात को छुपाने के लिए वो जानबूझ के इनोसेंट लोगों को मरवा रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बट इस मूवी में दिखाया गया जिसकी वजह से मुझे सवाल आया और मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। मैंने इमिटेशन गेम को देखा है, मुझे पिक्चर पसंद है, मैंने इस पिक्चर को रिव्यू भी किया है और इसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी कैसी है, कितनी चीज़ पिक्चर में सही दिखाई है, कितनी सही नहीं है, उसके बारे में मैंने बात की है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको बैटल ऑफ अटलांटिक के बारे में जानना है तो उसके बारे में भी मैंने एक पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज बनाई है, उसमें एक एपिसोड है अटलांटिक का, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।